हेलो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। मेरी नज़र में हिंदुइज़्म, इस वीडियो सीरीज़ में आज का पार्ट हम देखेंगे। आज के पार्ट में वर्ण व्यवस्था के बारे में, या कास्टिज़्म भी जिसे हम कहते हैं, तो वो आखिरकार क्या थी। ये एक बहुत ही सेंसिटिव विषय है, तो ज़रा समझदारी के साथ और ये वीडियो पूरा देखें, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर, हिंदुइज़्म और कास्टिज़्म। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हिंदुइज़्म पर बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के आक्षेप लगाए हैं, और ये कुछ हद तक गलत भी नहीं है। हिंदुइज़्म के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई है, पर असल में ये सारी चीज़ें क्या हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, इस हिसाब से मैंने बहुत लोगों से बातचीत भी की और बहुत से वीडियो को मैंने खंगाला, और विशेषज्ञों के जो कुछ मुझे रिव्यू मिले, जो कुछ बातचीत हुई, उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन आंसर के रूप में मैं आपके सामने उसका निचोड़ जो मैं समझा हूँ वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें मैं पूरी ट्राई करूँगा किसी तरफ में बायस ना हो और हिंदुइज़्म को डिफेंड ना करूँ, पर जहाँ सच्चाई मुझे लगी, जहाँ जो कुछ भी मुझे लगा, उस हिसाब से मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। तो आपके भी रिव्यू आप मुझे बताइए, पर पूरा वीडियो सुनने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कड़ी में पहला प्रश्न ये आता है कि कास्टिज़्म क्या है। कास्टिज़्म असल में एक क्लासिफिकेशन है, यानी कि डिवाइड किया हुआ है। वर्क जो करने का कल्चर होता है, जो काम करने की पद्धति होती है, उस हिसाब से लोगों में डिवीज़न बनाया गया था। उसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था या कास्टिज़्म। पहले तो वर्ण व्यवस्था थी, पर धीरे धीरे उसको अभी मॉडर्न एज में हम कास्टिज़्म कहते हैं। कई लोग इसे जन्म के आधार पर भी कहते हैं, कई लोग इसे कर्म के आधार पर भी कहते हैं। पर फिलहाल मैंने अभी आम जो समझ में कास्टिज़्म है उसके बारे में मैंने आपको समझाया कि एक्चुअल कास्टिज़्म क्या है, जिसके अंदर लोगों में डिवीज़न किया गया, इसको ये करना है, इसको ये करना है, और अपने अपने कर्तव्यों के हिसाब से जो लोगों को दिया गया, एक नाम दिया गया, उसके हिसाब से ये पूरा कास्टिज़्म है। तो अब दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो क्या वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी या कर्म पर आधारित थी? बहुत सारे लोग इस पर अलग अलग मंतव्य देते हैं, पर जहाँ तक मैं समझा हूँ, ये वर्ण व्यवस्था जन्म पर ही आधारित थी। जन्म पर आधारित लोगों को उसमें डाला जाता था, ना कि उसके कर्म के आधार पर। हाँ, ये चीज़ भी है कि अगर उसके कर्तव्य को वो बदलना चाहे तो वो अलग अलग कास्टिज़्म में जा सकता था, जिसके कुछ उदाहरण भी मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि कर्ण है, वाल्मीकि है, विदुर है, परशुराम है, गौतम बुद्ध है आदि। उसके अलावा एकलव्य, द्रोण आदि भी। इसकी डिटेल में भी हम बाद में जानेंगे, पर थोड़ा बहुत एक दो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कर्ण को सूत पुत्र माना जाता था, पर लेकिन फिर भी वो राजा भी बना और वो क्षत्रिय धर्म का पालन करता था, तो उसको किसी ने हर्ट नहीं किया। हाँ, थोड़ी बहुत बातें हुई उसके खिलाफ, पर ओवरऑल उसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि वो नहीं बन पाया या उसका शोषण हुआ, जो कुछ भी हुआ। वाल्मीकि जो पहले थे वो कोई ऋषि नहीं थे, बल्कि एक सामान्य मानवी ही थे, बल्कि उसका बैकग्राउंड तो उससे भी बुरा था, लेकिन वो उससे एक ऋषि बने और उन्होंने ही भारत के 2 महाकाव्य में से एक रामायण की रचना की। परशुराम की बात करें तो वो ऋषि थे, पर बाद में वो क्षत्रिय धर्म का भी पालन करते थे। ऐसे ही गौतम बुद्ध जो थे वो जन्म से राजा थे, पर उसके बाद वो सन्यासी बन गए। ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे कि एकलव्य था, वो भी ऐसे ही कास्ट में से आता था, पर वो एक बहुत बड़ा धनुर्धारी बना। तो जन्म के आधार पर थी, हर जगह पर ऐसा देखने को मुझे मिला है कि अपने जो वर्ण है उसको त्याग नहीं करना है, अपने जन्मजात जो कर्म है उसको त्याग नहीं करना है, यानी कि प्रायोरिटी ही उसको दी जाती है कि अपने जो मूल कर्तव्य है जन्म के आधार पर जो है उसे त्याग नहीं करना है। पर फिर भी उसमें अपवाद भी थे, जैसे विदुर जी भी थे, वो राज्य के कार्य करते थे, राज्य संचालन, और वो भी बहुत अच्छी तरह से, और उसकी नीति पूरे भारत में विख्यात है। तो ऐसे भी बहुत उदाहरण मिलते हैं कि इंटरकास्ट में चेंजेस हुआ है, पर ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि
जन्म से ही कास्ट में डाला जाता था। इस पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि क्या जन्म से आधारित वर्ण व्यवस्था के कुछ फायदे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। भारतवर्ष में जैसे मैंने पहले बताया, स्वधर्म को छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता था। उसका कारण यह है कि उससे पूरे देश का या किसी राज्य का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ध्वस्त हो सकता था। मुगल काल में ऐसा हुआ भी, और उसके बाद जब अंग्रेज आए तब यह पूरी तरह से चरमरा गया। और मैं आपको इकोनॉमी की बात करूं तो मुगल काल जब था उस वक्त ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में थी। तो भारतवर्ष का जो एक्सपोर्ट था, यानी कि हम जो अपना सामान बनाते थे और वर्ल्ड इकोनॉमी में हम डालते थे, फॉरेन में हम एक्सपोर्ट करते थे, वो 25% तक का था। तो आप कहेंगे ये तो मुगलों के द्वारा किया हुआ है, पर नहीं, इसके अंदर मैं करेक्शन कर दूं। मुगलों के आने से पहले भारत में जितना उत्पादन होता था उससे 33% तक का हम एक्सपोर्ट कर देते थे। उसके बाद मुगल के आने के बाद ये डिक्लाइन हुआ 10%, और अंग्रेजों के आने के बाद वो 2% तक रह गया। तो इससे कुछ फायदे भी मिले हैं, लेकिन एक दूसरे के वर्ण में जाने से एजुकेशन सिस्टम पर भी मार पड़ता है एवं स्वरोजगार भी छीने जाने का भय रहता है। लेकिन फिर भी अपने वर्ण के बदलने से कई अच्छे परिणाम भी हमें मिले हैं, जैसे कर्ण है, विदुर है, परशुराम है, ऐसे द्रोण आदि, एकलव्य हमने जो बताया, इतने जो अपना वर्ण या फिर अपना जो कास्टिज्म है, अपना जो कास्ट है उसको बदला, उसके अच्छे परिणाम भी हमें देखने को मिले हैं। तो समाज के अंदर क्या हुआ करता था कि एक तो पहले सबका जन्म से ही फिक्स था कि इसको ये कर्म करना है, इसको ये करना है, और उससे एक रोजगार भी फिक्स हो जाता था। और ये भी कहा जाता है कि उसको पढ़ाई में भी डिफरेंस रहता था। जो अलग वर्ण के होते थे उसको अलग किस्म से पढ़ना रहता था। इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं तो जिस तरह अभी के समय में साइंस है, साइंस के स्टूडेंट्स अलग पढ़ाई करते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स अलग पढ़ाई करते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स अलग पढ़ाई करते हैं, और जो प्राइमरी एजुकेशन है 10वीं कक्षा तक का या 12वीं कक्षा तक का, तो ये एक अलग है। उसको हम कास्ट से जोड़े तो एक हायर एजुकेशन है जिसमें साइंस आता है, दूसरा होता है उससे कम थोड़ा, जिसको नॉलेज हो या फिर उसकी याद शक्ति थोड़ी कम हो तो कॉमर्स ले सकता है। साथ ही साइंस में इनोवेशन आदि चीज़ें भी हुआ करती है, तो उसको हम ब्राह्मण से जोड़कर देख सकते हैं कि जैसे ऋषि मुनि रिसर्च करते थे, कुछ नई शोध करते थे, तो उस हिसाब से उसको हम इस कैटेगरी में ले सकते हैं। फिर आता है वैश्य, तो वो क्या करते हैं कि व्यापार आदि चीज़ों में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उसको इस प्रकार का एजुकेशन दिया जाता था, और आज भी इस प्रकार का एजुकेशन उन्हें दिया जाता है। कॉमर्स के लोगों को साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है और साइंस वाले को कॉमर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। और इन दोनों को आर्ट्स यानी कि कला साहित्य, जैसे पहले के ज़माने में जो मूर्ति बनाते थे, कोई लकड़ी की कोई चीज़ें बनाते थे, मिट्टी की कोई चीज़ें बनाते थे, तो वो सभी इस प्रकार के क्षेत्र में आते थे। तो उसको भी साइंस पढ़ के क्या फ़ायदा, या उसको कॉमर्स पढ़ के क्या फ़ायदा, उन लोगों को तो अपना ही काम करना है। तो इस प्रकार से उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जाते थे। वरना ज़रा सोचिए कि एक बच्चा है जो प्राइमरी, और अगर हम जिसे शूद्र कहे तो वो प्राइमरी एजुकेशन वाले कहा जाता है। देखो ये भी एक चीज़ ऐसी है, मैंने जहाँ तक सुना है, जहाँ तक मेरा अध्ययन है, शूद्र के दो अर्थ होते हैं। एक तो कम ज्ञान वाला, जिसको ज्ञान प्रॉपर नहीं है, उसे भी शूद्र कहा जाता था, और एक कास्ट है उसे भी शूद्र कहा जाता था। तो कई बार धर्म ग्रंथों में शूद्र के लिए कहा गया है कोई चीज़ें, तो वो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसके बारे में कहा गया है, तो उसे हम कास्ट से जोड़ते हैं कि वो लोअर कास्ट वालों को कहा गया है। लेकिन उससे ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। जैसे कि मैंने कहा कि उसके दो अर्थ है, कम पढ़े लिखे, यानी आज भी हम देखें तो समाज में कई 10वीं कक्षा के 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उसको उतना नॉलेज नहीं रहता जितना कि सबको, जितना कि मीन्स साइंस कॉमर्स आदि पढ़े हुए हो उसको रहता है। जैसे कि उसकी मानसिकता ऐसी है कि जो ज़्यादा याद नहीं रख सकता उसको ये छूट दी गई है कि आप वेदों को ना पढ़े। आज के टाइम में तो सबको वेदों को छूट दिया गया है, जिसको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, कौन जाके पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। हिंदुइज्म के पास 3000 से अधिक पुस्तकें हैं,
उसको पढ़ने लेने के बाद आप हिंदुइज्म को पूरा समझ सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण नाती में जाना चाहे तो आपको इतने पुस्तक पढ़ने पड़ेंगे, और ना ही सिर्फ पढ़ने पड़ेंगे, उसको याद भी रखना पड़ेगा, उसको डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी टेंशन वाला काम है। तो ये कोई ऐसा अच्छा नहीं है कि मना कर दिया तो ये गलत कर दिया, इसको मना कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। आज सबको छूटे कौन पढ़ता है? कोई गीता को भी हाथ नहीं लगाता है। ऐसा हमारे ही नहीं, सभी धार्मिक जो होता है उसमें करता है। मुस्लिम लोग उतना कुरान नहीं पढ़ते हैं जितना उसके आलिम लोग पढ़ते हैं। तो बाइबल भी हर किसी ने नहीं पढ़ी हुई रहती है। तो ये चीज़ें हैं कि ये कोई एंटरटेनिंग चीज़ नहीं है, बल्कि एकदम फिलोसॉफिकल चीज़ है जो सबको पसंद नहीं आती है। तो उसमें छूट दी गई कि ऐसी चीज़ों को ना पढ़ना चाहे तो उसे कोई फर्जियत, कोई फोर्स नहीं है, ताकि अपने जीवन के 20-25 साल 30 साल कोई ऐसी एजुकेशन में बिगाड़े जिसका उसको यूज़ नहीं करना होता है। तो इस प्रकार से एजुकेशन में मना किया गया था, महिलाओं को भी मना किया गया था, और जो शूद्र है उसको भी, यानी कि जो कम सोच सकते हैं, ज़्यादा उसको इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो लोग अगर उसे छोड़ना चाहता तो छोड़ सकते थे। इसके अलावा जो कोई उसे पढ़ना चाहता तो महिलाएं भी पढ़ती थी, ऐसे भी हमें प्रमाण मिलते हैं। और जिसको पढ़ना, इनके अलावा ब्राह्मण में जो कोई ऐसा है जो याद नहीं रख पाता है, या फिर क्षत्रिय में कोई ऐसा है जो याद नहीं रख पाता है, तो वो उससे डिक्लाइन भी हो जाता था, उससे नीचे भी आ जाता था। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि उच्च कुल में जन्म होने के बावजूद भी उसे क्षुद्र करार दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, पर बाद में जिस वक्त मुगल साम्राज्य आया उस वक्त से ये सारी चीज़ें बदलने लगी। हमारी पूरी जो व्यवस्थाएं थी वो भी ध्वस्त होने लगी, और अंग्रेज़ों के आने के बाद उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर, एजुकेशन सिस्टम बिगाड़ा, और उसके बाद पूरी जो व्यवस्थाएं थी, वर्ण व्यवस्था, उनको भी उन्होंने बिगाड़ा और उसको कुरूप भी कर दिया। पर आज का जो वर्ण का सिस्टम है उसके मैं यकीनन खिलाफ हूँ। जरा आप भी अपने सोच कर देखिए कि आपके साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार हो किसी जन्म के कारण, किसी अलग जगह पर जन्म होने के कारण, तो आपको कैसा लग सकता है। जरा ये सोचिए, भेदभाव जो हो रहा है कितनी घिनौनी चीज़ है, जो हमारे धर्म में ना होते हुए भी घुस चुकी है, और गलत इंटरप्रिटेशन होने के कारण इन सारी चीज़ों को यहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। हालांकि इस दौर में, मॉडर्न एज में, ये सारी चीज़ें अब प्रैक्टिस नहीं होती है, क्योंकि आजकल हम किसी होटल में खाने जाते हैं तो किसी को पूछते नहीं, किसी पानीपुरी वाले को, किसी भेड़ वाले को हम पूछते नहीं कि तुम किस कास्ट से बने हुए हैं। इसे भी छोड़ दीजिए, जो कोई अनाज उगाता है, तो भारत की 25% आबादी है जो किसानी यानी कि खेती से जुड़े हुए हैं लोग। उनमें से हम किसने आलू उगाया है, किस कास्ट वाले ने आलू उगाया है, या हिंदू ने उगाया है, मुस्लिम ने उगाया है, सिख ने उगाया है, हम पूछते नहीं है, खा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जितना दिमाग में डालेंगे कि किसी नीची जाति वाला, किसी ऊंची जाति वाले ने बनाया है, हम उसका पालन नहीं करेंगे, किसी नीची जाति वाले से हम खाएंगे नहीं, तो वो खुद ही नुकसानी में जाएगा। ये अमानवीय है, और सोच में भी ये बिल्कुल गलत है, और इससे आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कितनी देर तक कितने लोगों को पूछेंगे कि ये किसने बनाया है। हम होटल में जाते हैं तो कोई भी हो सकता है, यूपी से आया हुआ, बिहार से आया हुआ आदमी हमारे गुजरात में भी आता है, गुजरात से गया हुआ आदमी उधर जाके होटल खोलता है, तो किस कास्ट से है कोई नहीं पूछ सकता, और कोई उतना डिटेल में नहीं जा सकता। और ये चीज़ें अब प्रैक्टिस भी नहीं हो रही है, निकल भी रही है धीरे धीरे हिंदुइज्म से। तो ये अच्छी बात है और वेरी वेलकम चीज़ है ये, कि ये निकलनी ही चाहिए पूरी तरह से। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो झगड़े हैं वो भी धीरे धीरे निकल जाने चाहिए देश से, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। तो ये थोड़ा लंबा मैंने खींचा है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था रखने का कारण क्या था? वर्ण व्यवस्था रखने का कारण एक ये था कि अभी समझ लीजिए कि जो डॉक्टर है वो, उसकी पत्नी भी डॉक्टर हो और उसका बच्चा भी डॉक्टर की पढ़ाई करे, तो उसको बचपन से ही वो चीज़ें ट्रेनिंग में मिलती है, तो वो अच्छी तरह से सारी चीज़ों को ग्रास्प कर पाता है। दूसरा मैं कहूँ कि कोई खेलकूद में अच्छा एथलीट हो, जिसका शरीर भी एकदम तंदुरुस्त हो, और उसका जो शरीर का जो ढांचा होता है वो भी काफ़ी अच्छा हो, वो किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो वो भी एथलीट हो या फिर तंदुरुस्त हो, तो उसका जो बच्चा होगा, मान लीजिए दौड़ने वाला होता है, तो पत्नी भी ऐसी होती है जो ज़्यादा दौड़ती है, पति भी ऐसा होता है जो ज़्यादा दौड़ता है, तो उसके बच्चे में बाय डिफ़ॉल्ट ये लक्षण आनुवंशिक आ जाएंगे कि वो उस काम में माहिर होगा। तो अगर हम कला की बात करें तो मूर्ति बनने वाला होता है, तो उसके परिवार में पुरखों से
10 पीढ़ियों से वो मूर्ति बनाते हैं, तो उसका जो हाथ होता है वो एकदम ऐसा हो जाता है, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कर पाता या कोई बिजनेसमैन ऐसा मूर्ति नहीं बना सकता है जैसी हमारे प्राचीन काल में मूर्तियाँ बनी थी। तो ये जीनेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए, याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ में बात कर रहा हूँ, जीनेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए ही ये कास्टिज्म डाला गया था कि कोई अपने वर्ण को चेंज ना करे। लेकिन फिर भी अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई पति पत्नी दोनों में से कोई एक का जीनेटिक ऐसा हो कि वो ज्ञान को ज़्यादा अर्जित कर पाता हो, तो ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट की जाती थी हमारे समाज में कि कोई अपना वर्ण चेंज करना चाहे। मान लीजिए कि माता पिता दोनों खेती करते हैं, लेकिन उसका बच्चा है, उसको खेती में इंटरेस्ट नहीं है पर उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो आज के टाइम में भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि उसको वैज्ञानिक भी बनाते हैं या बिजनेसमैन भी बनाते हैं, और उस टाइम में भी लोग एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी देखो हर टाइम एक जैसी ही होती है, अगर उस पर बाहर से कोई प्रेशर नहीं डाला जाता तो ये वर्ण व्यवस्था का मैंने कारण बताया कि जीनेटिक मॉडिफिकेशन करने के लिए ये वर्ण व्यवस्था हिंदुइज्म में आई थी, और ये धीरे धीरे आई थी। ऐसा नहीं है कि किसी ने लिख दिया और हो गया। 15,000 सालों पहले से भी, मैं तो उससे भी आगे जाता हूँ, 25-30 हज़ार साल पहले से ही हिंदुइज्म का जो बेस है वो बनना शुरू हो गया था, और आखिरी 15,000 सालों से ये सारा बेस इस तरह से चला आ रहा था। लेकिन पिछले 200-300 सालों में या फिर 1000 साल में ये सारी चीज़ें उलट पुलट होना शुरू हुई। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो उलट पुलट हुई है ये पूरी व्यवस्थाएं, अभी के तौर में हम जितने खुश हैं, जितने सुखी हैं, उतने शायद अपने इतिहास में कभी नहीं थे। तो जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। किसी वर्ण के नाम पर जहाँ तक ठीक तरह से चलता था तो अलग बात थी, पर अब जिस तरह से वर्ण व्यवस्था के अंदर कुरीतियाँ घुस गई है उसको तो निकलना ही था किसी भी हाल में। और हमें भी ये प्रमोट करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें, भेदभाव करने वाली चीज़ें हमारे धर्म में ना रहे, बिल्कुल उसका नाश हो जाए। तो इसके साथ ही मैंने जवाब तो दे दिया, पर ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करना चाहिए, तो मैंने जवाब आपको दे दिया, बिल्कुल इसे ख़त्म होना चाहिए। और समाज में बिजनेस क्लास, लेबर क्लास, रिसर्च एंड एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, ऐसे बहुत से क्लास हमेशा से ही रहे थे और हमेशा रहेंगे। ये जो कुदरत द्वारा बनाई हुई चीज़ है ये हमारी व्यवस्था के लिए है। आज हम उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं कि ये तो बिजनेस क्लास वाला है, या जैसे कोई नेता है तो उसके बच्चे भी नेता ही बनते हैं ना, कोई फिल्म स्टार है तो उसके बच्चे भी फिल्म स्टार इजीली बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम समाज में से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि 4 वर्ण ही नहीं थे, पेटा ज्ञाति बहुत सारी थी और पेटा वर्ण भी बहुत सारे थे। उसमें भी ऐसा कहा जाता था कि उसको चेंज ना करें, बल्कि उसको अपने रीति रिवाजों को आगे बढ़ाए। तो इस वक्त हम उसको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं वर्णों को, तो उस वक्त भी ऐसा नहीं होता था कि उनको सीरियसली लिया जाता था। पर हमें इसके अंदर होना डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, एक दूसरे के प्रति भेदभाव होता है, उसको ख़त्म करना चाहिए। बाकी ये वर्ण व्यवस्था, मेरा ऐसा मानना है, कभी ख़त्म नहीं होगी। ये जो व्यवस्थाएं है कुदरती तौर पर हम ही बनाते हैं, हम इंसान ही बनाते हैं और ये कुदरती तौर पर बनाते हैं, और ये व्यवस्थाएं ख़त्म नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, अंत में इस पूरे वीडियो का सार मैं आपको दे देता हूँ कि एक तो पहले जो था वो जन्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था थी। दूसरा कि वर्ण व्यवस्था में चेंज होने वाले हमें उदाहरण भी बहुत मिलते हैं, जिसका मैंने उदाहरण भी दिया, कर्ण, वाल्मीकि, विदुर जी, परशुराम, गौतम बुद्ध आदि। उसके अलावा हमने इसके फ़ायदे और गैरफायदे भी देखे, और गैरफायदे में हमने देखा कि जो जातिगत भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक लोग अपने अपने बिजनेस को करते रहे, अपने अपने कार्य को करते रहे, यहाँ तक ये व्यवस्था बिल्कुल ही ठीक है। पर अगर कोई दूसरे क्लास में जाना चाहे तो उसे जाने देना चाहिए, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। उससे जीनेटिक फ़ायदा होता है, ये भी हमने देखा, और मानव जाति एक अलग मुकाम तक पहुंचती है, ये भी हमने देखा। इसके अलावा ये भी हमने देखा कि ये बिजनेस क्लास, ये जो वर्ण व्यवस्था है या क्लासिफिकेशन है वो इंसानों ने नहीं बनाए हैं, और आज मॉडर्न एज भी उसे बनाता है और वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये भी हमने देखा। आज के दौर में हम एजुकेशन में बात करें तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और मिनिमम एजुकेशन, ऐसे 4 डिवाइड हम कर सकते हैं। और इसके अलावा पेटा में हम बात करें तो समाज के अलग अलग क्लासेस है। इसके अंदर बिजनेस क्लास है, यानी कि जो लोग बिजनेसमैन हैं, फिर लेबर करने वाले हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और रिसर्च करने वाले होते हैं और एजुकेशन से जुड़े हुए होते हैं वो,
बहुत अधिक पढ़े हुए होते हैं, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले यानी कि नेता वगैरह हुए, पुलिस हुए या फिर आर्मी वाले हुए, और जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले हुए, ये सारे भी एक क्लास में आते हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे क्लास हम अपने आसपास देख सकते हैं। जिस तरह पहले की ज्ञाति और पेटा ज्ञाति हुआ करती थी, उसी प्रकार आज भी मोटा मोटी ये सारी बातें मॉडर्न एज में भी मौजूद है। और ये इंसान हम अपने तरीके से ही बनाते हैं। और आज के युग में भी भेदभाव होता है। जैसे कहे वो जो ज़िंदगी एक वैज्ञानिक या एक फिल्म स्टार जी पाता है, ऐसी ज़िंदगी कोई लेबर नहीं जी पाता है, कोई किसान ऐसी ज़िंदगी नहीं जी पाता है। जैसा कोई नेता जी पाता है, ऐसा कोई जॉब करने वाला या प्राइवेट जॉब करने वाला छोटा आदमी होता है, वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जी पाता है। तो भेदभाव आज भी है, और इस भेदभाव को किस तरह से हमें दूर करना चाहिए और कर सकते हैं, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और अपनी राय देना मत भूलिए इस वीडियो के ऊपर।